Hello my dear students, I am Pramod Kumar Sakya, welcomes you to my YouTube channel Mac Learning Point। आज के इस वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे हम। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ये जो थ्योरी क्लास है वो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो और चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो। इस क्लास में हम RGPV के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन ये हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर टेस्टिंग। मटेरियल की जितनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है तो उन टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। फोर्थ टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ टॉपिक है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, अगर कोई बीम है उसके ऊपर कोई बेंडिंग लोड लग रहा है तो उसमें किस प्रकार की स्ट्रेस डेवलप होंगी, क्या क्या चेंजेज आएंगे उस बीम के अंदर, तो ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस इन बीम। ठीक है, अगर बीम के ऊपर कोई शियर फोर्स लग रहा है, उस शियर फोर्स लगने के कारण उस बीम के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस इन बीम्स। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। कोई बीम है, किसी बीम के ऊपर हमारे अलग अलग टाइप के लोड लग रहे हैं, जैसे अगर पॉइंट लोड लग रहा है या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, तो ये अलग अलग टाइप के लोड लगते हैं किसी बीम के ऊपर, तो उस बीम में डिफ्लेक्शन किस प्रकार से आता है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। अगर हम शाफ्ट के ऊपर कोई टॉर्क अप्लाई करते हैं, सपोज ये हमारा शाफ्ट है, इसके ऊपर मैं टॉर्क अप्लाई करूंगा तो इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, टॉर्क लगाने पर उसके अंदर स्ट्रेस क्या होगी, स्ट्रेन क्या होगी, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। 10 टॉपिक है कॉलम एंड स्टड। कॉलम एंड स्टड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो 11th टॉपिक है हमारा थिन एंड थिक सिलेंडर्स एंड स्पेयर्स। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो थिन और थिक दोनों ही सिलेंडर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स होते हैं, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स केवल थिन सिलेंडर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 12th टॉपिक है वो है हमारा थ्योरीज ऑफ फेल्यूर। ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो थ्योरीज ऑफ फेल्यूर, अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के फेल होने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो उनके फेल होने के लिए जो कंडीशंस होती हैं, जो थ्योरीज होती हैं, वो हम थ्योरीज ऑफ फेल्योर में पढ़ते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये सारे टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या और हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारे दो वर्ड हैं, एक होता है स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ हो गया, दूसरा हो गया मटेरियल। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल की या किसी भी कंपोनेंट की लोड सहन करने की क्षमता, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर किसी मटेरियल की हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी पता है कि ये मटेरियल हमारा इस स्ट्रेंथ के बाद, इस लोड के बाद ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो हम उस मटेरियल के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं पता है, उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हमें नहीं पता है, तो कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी कंपोनेंट हम अच्छे से डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसके बारे में ये नहीं पता है कि वो मटेरियल
कितने लोड के बाद ब्रेक हो जाएगा, कितने लोड के बाद फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ पता है, किसी भी मटेरियल की लोड कैरिंग कैपेसिटी पता है, तो हम कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कंपोनेंट बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर दूसरा वर्ड है मटेरियल। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी मटेरियल की लोड कैरिंग कैपेसिटी, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, इसके अंदर हम मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है वो हमारा मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिक्स क्या होती है ये देखेंगे। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस। मैकेनिक्स क्या है, एक ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस है। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस विच डील्स विद द both moving and stationary bodies which are subjected to a force। अगर कोई बॉडी हमारी मूविंग कंडीशन में है या फिर स्टेशनरी कंडीशन में है, दोनों ही कंडीशन में अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैकेनिक्स हमारी क्या है, मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस विच डील्स विद द बोथ मूविंग एंड स्टेशनरी बॉडीज और विच आर सब्जेक्टेड टू फोर्स। अब इसके अंदर जो बॉडीज होती हैं, बॉडीज हमारी दो प्रकार की होती हैं। बॉडीज कौन सी, कितने टाइप की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रिजिड और दूसरी होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। दूसरी होती है हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अगर हम मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखते हैं, मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा है सॉलिड मैकेनिक्स या फिर इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, और थर्ड होता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा सॉलिड मैकेनिक्स और तीसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसी को हम थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। इसी के बहुत सारे नाम हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी विच इज इन मोशन और इन स्टेशनरी कंडीशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो मोशन में है या फिर स्टेशनरी कंडीशन में है, मोशन में है या स्टेशनरी कंडीशन में है, तो जब हम किसी बॉडी के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारी मोशन में है या फिर स्टेशनरी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम रिजिड बॉडीज़ के ऊपर जो फोर्स लगते हैं उनकी स्टडी करते हैं। सेकंड है सॉलिड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके बारे में हम अभी देखेंगे आगे। थर्ड है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लूइड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, कोई फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाते हैं हम, तो उस फोर्स के कारण उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है और उसी की हम स्टडी करते हैं। तो फ्लूइड की मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो फ्लूइड के ऊपर अब अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं, जैसे ये हमारी सरफेस है, इसके ऊपर अगर हम लेते हैं कोई फ्लूइड की लेयर है, ये फ्लूइड की लेयर हो गई। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगाता हूँ, थोड़ा सा भी अगर मैंने फोर्स लगाया इस लेयर के ऊपर वाली लेयर के ऊपर, तो ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड कंटिन्यूसली फ्लो होने लगता है।
ठीक है। इसलिए फ्लूइड क्या है, फ्लूइड इज द सब्सटेंस विच कंटिन्यूसली फ्लोज। फ्लूइड हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कंटिन्यूसली फ्लो करता है अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। अगर हम उसके ऊपर बहुत स्मॉल अमाउंट में शियर फोर्स लगाते हैं तो वो कंटिन्यूसली फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्लूइड। फ्लूइड की मैकेनिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के। जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो बॉडीज की हमने बात करी थी। बॉडीज हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रिजिड बॉडी और दूसरी होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, तो रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो, जिसके अंदर डिफॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है या फिर बहुत ही स्मॉल होता है जिसको हम आसानी से निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में कहें, दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स नेवर चेंजेज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, भले ही हम उसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाएं। तो रिजिड बॉडी हमारी रिजिड बॉडी क्या कहलाती है, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायमेंशंस में कोई भी चेंज नहीं आता है, शेप और डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इस बॉडी के ऊपर दो पॉइंट ले लेता हूँ, दो एटम ले लेता हूँ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने दो एटम ले लिए ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी डी हो गई, और ये जो बॉडी है, बॉडी की जो लेंथ है, लेंथ क्या ले ली, एल, और इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होगी, कैपिटल डी, डायमीटर हो गई कैपिटल डी। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं इस तरीके से, ये फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आता है। अगर मैं इस बॉडी के ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई करूं, इसकी डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये जो बॉडी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमीटर है, डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, इन दोनों की पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ जो डायमीटर है कैपिटल डी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और लेंथ है, लेंथ भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, जो डायमेंशन है, डायमेंशंस डज नॉट चेंज। तो इसके अंदर जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस चेंज नहीं होती हैं। हम इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगा लें, इसकी जो डायमेंशन हैं वो एज इट इज रहती हैं। ऐसी बॉडी क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं है। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से उसकी डायमेंशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, ना ही उसकी डायमीटर चेंज हो रही है, ना ही दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। तो ऐसी बॉडीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। ये बॉडीज़ क्या होती हैं, आइडियल बॉडीज़ होती हैं, केवल हाइपोथेटिकल बॉडीज़ होती हैं। तो ये हमारी रिजिड बॉडीज़ होती हैं। अब इसके बाद आती है हमारी रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडीज़, तो रेजिस्टेंट बॉडीज़ क्या होती हैं, रेजिस्टेंट बॉडी ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड तक रिजिड बिहेवियर शो करती हैं। ए बॉडी विच शोज ए रिजिड बिहेवियर अप टू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड इज कॉल्ड ए रेजिस्टेंट बॉडी। ठीक है, तो रेजिस्टेंट बॉडी ऐसी बॉडीज होती हैं जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड को बियर कर सकती हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड को सहन कर सकती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस बॉल की बात करता हूं, अगर मैं बॉल के ऊपर लोड लगाता हूं तो ये क्या है, एक सर्टेन अमाउंट तक लोड को बियर कर सकती है। मतलब मेरे लोड के कारण इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर मैं वहीं इसके ऊपर
बिल्डोजर के द्वारा लोड लगाऊं तो ये जो बॉल है वो बॉल क्या करेगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि बिल्डोजर का जो लोड है उसके लोड को ये बॉल सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरा जो लोड है, मेरे लोड के लिए यहाँ पे ये जो बॉडी है वो क्या कर रही है, एक रिजिड बिहेवियर शो कर रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंट बॉडी ऐसी बॉडीज होती हैं जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड तक एक रिजिड बिहेवियर शो करती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डैम की बॉल की बात करता हूँ, ये यहाँ पे डैम है, डैम की बॉल है। ठीक है, अगर डैम की बॉल है और यहाँ पे ये हमारा क्या है, पानी है, इस पानी के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगता है, कंटिन्यूसली फोर्स लगता रहता है, तब भी ये बॉल हमारी क्या करती है, रिजिड रहती है, मतलब रिजिड बिहेवियर को शो करती है। अगर यहीं पे क्या हो जाए, पानी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस कंडीशन में ये बॉल भी क्या करती है, ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे अभी जो वाटर है, वाटर का लेवल अगर इसके नीचे है तो इसके लिए जो बॉल है कैसा बिहेवियर शो कर रही है, रिजिड बिहेवियर। तो रेजिस्टेंट बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो हमेशा एक सर्टेन अमाउंट तक ही लोड को बियर कर पाती हैं, लेकिन वो भी हमारी क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं। ये रेजिस्टेंट बॉडी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ये हमारी जो बॉडीज़ हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड के बाद ब्रेक हो जाती हैं। तो रेजिस्टेंट बॉडीज क्या हो गई, ऐसी बॉडीज जो रिजिड बिहेवियर शो करती हैं अप टू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड। अब इसके बाद आती हैं हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती हैं, ऐसी बॉडीज जो लोड लगाने पे क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए। नेक्स्ट है डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो डिफॉर्मेबल बॉडीज कौन सी होती हैं, ए बॉडी दैट चेंजेज इट्स शेप एंड वॉल्यूम वाइल बीइंग एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑन इट। अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स लगाने के कारण उसका जो शेप है या उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है। तो ऐसी बॉडी जिनका शेप और वॉल्यूम चेंज होता है जब हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो उन बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ कहते हैं। अगर मैं ये बॉडी लेता हूँ, इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया है, इस तरीके से ये फोर्स लगाया है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये L है, तो यहाँ पे मैंने कैसा फोर्स लगाया है, टेंसाइल फोर्स लगाया है। तो इस तरीके से अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो बॉडी है वो डिफॉर्म हो जाएगी और जो डायमीटर है, डायमीटर क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। यहाँ पे ये जो डायमीटर थी पहले, डायमीटर क्या हो गई, कम हो गई। ये डायमीटर होगी इसकी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है लोड लगाने के कारण क्या हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। तो इस प्रकार की जो बॉडी होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं दो एटम्स ले लेता हूँ यहाँ पे ए बी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, स्मॉल डी, तो ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, और जो लेंथ है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, डेल्टा एल। तो लेंथ जो है, लेंथ एल से क्या हो गई, एल प्लस डेल एल। और जो डायमीटर है, डायमीटर क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई, डी माइनस में डेल डी, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डी माइनस डेल डी। और जो लेंथ है, लेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है, लेंथ हमारी कांस्टेंट नहीं रही और डायमीटर भी कांस्टेंट नहीं रही। तो डिफॉर्मेबल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशन चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी डिफॉर्मेबल बॉडीज़। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो डेफिनेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम क्यों पढ़ते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। यह मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। इसी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? स्टडी ऑफ द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और किसके अंदर? इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा? इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर क्या आएंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है उसी की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। तो ये हमारी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाती है। इसका जो एम है, एम क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो एम है, एम क्या होता है? टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अंडर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड इलास्टिक कांस्टेंट्स लाइक यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। क्या? यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। तो किसकी सहायता से हम एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं? यंग्स मॉडुलस की सहायता से और शियर मॉडुलस की सहायता से। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? स्ट्रेस का डेरिवेशन करना, स्ट्रेन का डेरिवेशन करना, डिफॉर्मेशन के लिए डेरिवेशन करना। ये सारे डेरिवेशंस अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर करते हैं, ठीक है। अंडर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। लोडिंग कंडीशन हमारी अलग अलग हो सकती हैं इसके लिए। तो ये हमारा क्या होता है? पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ अजम्पशंस लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशंस हम ड्राइव करते हैं इसके अंदर स्ट्रेस के लिए कोई एक्सप्रेशन ड्राइव करना है या स्ट्रेन के लिए कोई एक्सप्रेशन ड्राइव करना है या फिर डिफॉर्मेशन हमें निकालना है किसी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो वो जो अजम्पशंस होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर वो क्या होते हैं वो देखते हैं हम एक एक से। अजम्पशंस कौन से होते हैं? फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? फर्स्ट पॉइंट है ये। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। मटेरियल कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। तो मटेरियल होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज प्रत्येक पॉइंट पर एक समान हो, ठीक है। अगर मैं ये मटेरियल ले लेता हूँ कोई, इस मटेरियल में अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं या इस पॉइंट पर बात करूं या इस पॉइंट पर बात करूं, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं देखता हूं मटेरियल की प्रॉपर्टी वो क्या है? एक समान है, ठीक है। इन द गिवन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में ये क्या है? हमारी एक समान में। अगर मैं इस डायरेक्शन में E1 ले लेता हूं और इस डायरेक्शन में क्या है? E2 है, तो मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे किसी डिफरेंट पॉइंट पर अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो यहाँ पे E1 है, इस पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में देखता हूँ तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? E1 है। इस पॉइंट पर अगर देखता हूँ तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? E1 है। तो होमोजीनियस मटेरियल कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टीज़ किसी भी पॉइंट पर देखूँ मैं तो वो कैसी हो? एक समान हो, ठीक है, इन द गिवन डायरेक्शन। और आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं
किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज एक समान होती हैं। आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट को लेता हूँ, किसी भी एक पॉइंट पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक समान होंगी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। तो ये इस पॉइंट पर मैंने ली, तो यहाँ पे सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं, एक समान है। तो ये जो मटेरियल है वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाएगा। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है मटेरियल ऑफ ए हुक्स लॉ। मतलब क्या है इसका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस हमारी स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये हमारा हुक्स लॉ कहलाता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट विद इन द इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन के अंदर अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रेस होगी वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये हुक्स लॉ होता है। तो हर एक मटेरियल जो भी हम इसके अंदर यूज करेंगे, तो जो मटेरियल है वो किसका पालन करे, हुक्स लॉ का पालन करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट इज एज्यूम्ड टू बी प्रिज्मेटिक। जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट हमारा कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना चाहिए। प्रिज्मेटिक से मतलब क्या है, उसकी जो डायमेंशंस हैं, जो क्रॉस सेक्शन है, थ्रू आउट द लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग, अगर मैं ये मटेरियल लेता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ इसका जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट द लेंथ सेम रहना चाहिए। यहाँ पे भी वही क्रॉस सेक्शन हो, ठीक है, यहाँ पे भी उतना ही क्रॉस सेक्शन हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जो बार है, जो मेंबर है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना चाहिए। प्रिज्मेटिक का मतलब है जो क्रॉस सेक्शन है, जो शेप है, वो बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोड इज एज्यूम्ड टू बी स्टैटिक लोड। लोड हमारा कैसा होना चाहिए, स्टैटिक लोड होना चाहिए, ठीक है। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो बात करते हैं वो कैसी बात करते हैं, स्टैटिक लोड की बात करते हैं और इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं, जो लोड लगेगा वो इलास्टिक लिमिट के अंदर लगेगा, और जो लोड होगा वो लोड कैसा होगा, स्टैटिक लोड होगा। मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा, किसी भी मूविंग कंपोनेंट के ऊपर यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। इसके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो भी स्टडी करते हैं वो हम किसके ऊपर करते हैं, स्टैटिक लोड के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो लोड हमारा कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो सेल्फ लोड है, सेल्फ लोड को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, या फिर जो वेट होता है किसी भी कंपोनेंट का, जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करके चलते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे इसके अंजम्पशंस होते हैं। अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, कोई भी इक्वेशन ड्राइव करनी है, उसके लिए ये हमारे अजम्पशंस होते हैं। इन अजम्पशंस को लेकर ही हम कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। तो ये जो लेक्चर था वो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें।